अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आपका यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 15 है और इस पे आपके पास जो टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है प्रोग्रामिंग में। ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब कंप्यूटर की मदद से, जब उसको कोड किया जाता है कंप्यूटर से काम लेने के लिए, तो उससे कोडिंग से पहले फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब होता ये है कि आप एल्गोरिथम लिखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडिंग करने वाले होते हैं, वो उसको कोड करते हैं। उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट से एंड तक कैसे सॉल्व होता है वो तमाम एल्गोरिथम की मदद से होती है या फ़्लो चार्ट की मदद से होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, फंडामेंटल पार्ट है कंप्यूटर साइंस का एल्गोरिथम। इसके बाद इसकी डेफिनेशन आ जाती है। एल्गोरिथम सेट ऑफ स्टेप्स है, तो स्टेप्स जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं। पहली बात ये आ गई। कौन से स्टेप्स हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले स्टेप्स हैं। इसके बाद लिखा है कि इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। ये किस में लिखा जाता है? सिंपल प्लेन इंग्लिश में आप यूँ कह सकते हैं लिखा जाता है। और एल्गोरिथम को हम मज़ीद यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन इंग्लिश। तो एक डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी आपके पास ये लिखी हुई है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने चाय बनानी है। एल्गोरिथम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के तौर पे आपको सिचुएशन जो गिवन है वो है कि आपने चाय बनानी है। तो इसके लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? कोई भी काम करने की कोई तरतीब होती है, स्टेप्स होते हैं, तब वो स्टार्ट से एंड तक पहुंचता है। तो आपने चाय बनाने के लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? पहला स्टेप है कि आपने स्टार्ट लिखना है। जैसा कि फ़्लो चार्ट में था, पहला टर्मिनल सिंबल, उसमें आप स्टार्ट लिखते थे। आखिरी जो टर्मिनल सिंबल आप यूज़ करते थे उसमें क्या था? स्टॉप लिखते थे। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा, आखिरी स्टेप स्टॉप होगा। फ़्लो एल्गोरिथम में भी यूँ होगा और फ़्लो चार्ट में, दोनों में आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्या है जी? पहला स्टेप था स्टार्ट। ये बताता है कि एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपने क्या लेना है जी? एक केटल लेनी या पतीली आपने लेनी है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब मूव टू दी पेज नंबर 16। स्टेप नंबर 3 है जी, पोर वाटर इन इट। उस पतीली में या उस केटल में आपने पानी डाल लेना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 4 है कि आपने उसको आग पे चढ़ाना है, चूल्हे पे रखना है। तो क्या हो गया? ये स्टेप नंबर 4 हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है? उसमें पत्ती, चीनी और दूध वगैरह शामिल करना है। ये स्टेप नंबर 5 हो गया। फिर आपने उसके इंतज़ार करना है कि वो कब तक वो बॉयल होती है, वो उबाल जब तक नहीं आ जाता, तो आपने वेट करना है। ये स्टेप नंबर 6 हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 7 है कि आपने उसको आग से उतार लेना है जब वो बॉयल हो गई है। तो स्टेप नंबर 7 आ गया। इसके बाद आ गया जी कि आपका ये काम तमाम हो जाता है, तो आपने कहा कि ये एंड हो गया आपका एल्गोरिथम। तो आपने चाय बना ली। The above set of steps can be called an algorithm for टी प्रेपरेशन। ये एक सिंपल आपको बताया गया एल्गोरिथम कैसा होता है। एक कोई भी काम करने का जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टार्ट से एंड तक, वो तमाम जब आप नंबर के साथ सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। अब प्रॉब्लम सिचुएशन में भी डिफरेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप कंप्यूटर की मदद से कई जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? वी फर्स्ट फार्मूलेट एन एल्गोरिथम। सबसे पहले आप एल्गोरिथम फार्मूलेट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिथम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर आप उन सेट ऑफ उनके उस एल्गोरिथम की मदद से क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इंस्ट्रक्शंस किसकी सूरत में होंगी? प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम, यानी कि आपने कंप्यूटर को एक प्रोग्राम की मदद से वही बात समझानी है जो एल्गोरिथम की सूरत में आपने समझी। यूजली एन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट। एल्गोरिथम कुछ इनपुट लेता है उस पे, एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस सम आउटपुट। इनपुट लेने के बाद उस पे प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट
देता है। आपको फिगर की मदद से समझाया गया है 1.6 की मदद से। अब 1.6 में क्या लिखा हुआ था, फिगर 1.6 में हम देख लेते हैं। ये आपको इसी पेज के एंड पे जी ये है, सॉरी 1.8 थी, 1.6 है, तो आपको इस पे गिवन होगा एज शोन इन। ठीक है जी, ये आपको पहले आप ये फिगर देख चुके हैं इनपुट प्रोसेसिंग और जब आपने फ्लो चार्ट वगैरह टॉपिक देखे तो वहाँ पे। इसके बाद आ गया जी, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। डू यू नो, ये जो वर्ड एल्गोरिथम है ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये अरेबिक साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी, तो उनके नाम के बाद जो है ये आया, उनके नाम से मखूज़ किया जाता है एल्गोरिथम का वर्ड। अब एल्गोरिथम्स का रोल क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि एल्गोरिथम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्वर। अब ये एक वो शख्स होता है जो आपको प्रॉब्लम बताएगा, फिर जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं उनमें एल्गोरिथम डिज़ाइन करने वाले उस तमाम प्रॉब्लम का एनालिसिस वगैरह के बाद जब उसका सलूशन प्लान करते हैं तो एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। उस एल्गोरिथम को कोड करने वाला जो प्रॉब्लम सॉल्वर है या जिसे हम प्रोग्रामर कहेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, उस तमाम को समझने के बाद क्या करेगा, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक कोड लिखेगा और वो कोड क्या करेगा, कंप्यूटर को मदद करेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे यूज़र से इनपुट लेने के बाद। तो ये तमाम काम एल्गोरिथम की मदद से होता है। अगर ये डिज़ाइन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्वर जो है उसने अपना काम नहीं किया, प्रोग्रामिंग में फिर इश्यूज़ आएंगे और फिर इसमें आप कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते। तो इसका वाइटल रोल है। इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये तमाम शुरू से आखिर तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी आप स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम उसकी कंप्लीट एक आप कह सकते हैं समरी होती है या डिस्क्रिप्शन होती है। यूजली ए कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं उनके कोड करने से पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम डिज़ाइन होगा और तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसको कोड किया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। Sometimes the designer of program first makes a flow chart to solve problem। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हैं। अब कभी ये भी हो सकता है कि पहले एल्गोरिथम आए और फिर उसका फ़्लो चार्ट आए, या फ़्लो चार्ट आ गया और उसी को फिर स्टेप्स की मदद में आपने लिख दिया एल्गोरिथम की सूरत में। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं वाइस वर्सा में। अब आपको यही बात समझाई गई है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कि आपको इस फिगर की मदद से बताया गया है। सबसे पहला है जी, प्रॉब्लम आपको गिवन होगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक फ़्लो चार्ट बनाया और वो तमाम जो सिंबल्स को यूज़ करते हुए फ़्लो चार्ट आपके सामने यहाँ पे है। इसके बाद आपने उसका एल्गोरिथम लिखा, उस फ़्लो चार्ट के बाद यहाँ पे एल्गोरिथम आ गया और एल्गोरिथम को देखते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामर कोड करेगा। तो ये तमाम सिनेरियो इस फिगर में बताया गया है। ये एल्गोरिथम का रोल है। अच्छा, यहाँ पे आप जितनी भी क्वेश्चनिंग शॉर्ट में हो सकती है या लॉन्ग में, जब आपको एल्गोरिथम पे कंप्लीट नोट आए तो मीन्स के वो तमाम चीज़ें उसमें रोल भी आ जाएगा, डेफिनेशन वगैरह, एग्जांपल, तमाम ये चीज़ें आ जाएंगी। जब सिर्फ रोल पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें बतानी होंगी। ये जिस तरह की फिगर्स होती हैं इसकी मदद से आप एक प्लस पॉइंट होता है जब आप ये अटैम्प्ट करते हैं साथ में। इसके बाद आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड्स या नोटेशंस यूज़ होती हैं, उनका स्पेसिफिक मीनिंग है।
वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है इस चार्ट में, टेबल 1.2 है ये। स्टार्ट का मतलब ये है कि ये बताता है कि आपका एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल शुरू में आता है और ये लाजमी होता है। कोई भी एल्गोरिथम हो उसमें स्टार्टिंग सिंबल जो है वो सिंबल नहीं, यहाँ पे स्टार्ट का जो वर्ड है या कीवर्ड है या नोटेशन है ये लाजमी है, शुरू में ये आएगा। इसके बाद जहाँ पे इनपुट का वर्ड आप यूज़ करेंगे एक एल्गोरिथम में, उसका मतलब ये होगा कि आपने यूज़र से कुछ इनपुट ली है, यूज़र ने कुछ इनपुट वैल्यूज़ करनी है जो कहाँ पे स्टोर होंगी, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होंगी, और उनका कोई नाम भी होगा विद सम नेम। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उनका नाम वेरिएबल नेम कहलाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में आपको याद हो, हमने वेरिएबल को रिकॉल करें जो प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था। तो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है वो विदाउट नेम नहीं होती, उसका कुछ नेम होता है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं और वो वैल्यू स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। अच्छा, सेट का वर्ड जहाँ पे मतलब है इसका कि कोई स्पेसिफिक वेरिएबल होगा उसके बराबर कोई वैल्यूज रख देगा, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपने दो नंबर्स को जमा किया, उसको एक तीसरे वेरिएबल में, उनकी वैल्यूज़ को आपने तीसरे वेरिएबल में रखना है, तो आप फिर सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। या आपके पास जो वैल्यू है वो अपडेट करनी है तो भी उसके लिए सेट का वर्ड यूज़ होगा। ये अभी नेक्स्ट में एग्जांपल आती है तो आपको इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इफ़ एल्स का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा, तो इफ़ का मतलब है जहाँ पे कोई कंडीशन हो, यानी कि अगर की सूरत में है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि अगर ए की वैल्यू कम है बी से, अगर ये बात दुरुस्त हो गई तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये बात दुरुस्त नहीं होगी तो फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का केस है। इसी तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल अगर दी गई है कि अगर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, अगर ए की वैल्यू कम है बी से तो सेट कर देनी है वैल्यू, सी की वैल्यू सेट कर देनी है 10, यानी कि सी की वैल्यू 10 के बराबर रख देनी है। एल्स लाजमी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, एल्स इज़ ऑप्शनल पार्ट। और एल्स में आप सेट करते हैं, उसमें इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें एल्स में आपने सिंपल एक स्टेप वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, ठीक है। अगर ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स है तो एल्स तब आता है जब इफ़ वाली कंडीशन वो एग्जीक्यूट नहीं होती, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है। उसके बाद स्टेटमेंट इफ़ वाली के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो क्या करेगा, एल्स में अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद अगर आप देखें, ये लाजमी नहीं होता एल्स पार्ट, ये आपके उस पे कोड पे मुनहसर है कि आपका प्रॉब्लम किस सिनेरियो का है। इसके बाद आ जाता है गो टू। आपसे कहा जाता है कि आप गो टू रूम नंबर 5, आप रूम नंबर 5 में चले जाएं। तो ये आपको जैसा कि एक हुक्म दिया जाता है, इसी तरह से आप एल्गोरिथम लिखते हैं, उसमें आपने स्टेप नंबर 2 में लिखा गो टू स्टेप नंबर 10, तो इसका मतलब होगा कि स्टेप नंबर 2 के बाद 3 पे नहीं जाएगा, वो 10 पे चला जाएगा। तो ये आपने उसका जो स्टेप्स की मूवमेंट है वो कंट्रोल कर दी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया किसी और स्टेप में, तो इसके लिए यूज़ होता है। ये लूप्स में यूज़ होता है। लूप्स क्या होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर बार बार एग्जीक्यूट करना चाहे, तो उनको बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे धागे के दोनों सिरों को आपस में बांध दें, वो एक दायरे की सूरत में रिपीटिशन होती रहेगी। या क्लॉक की आप अगर सेकंड वाला जो हेड है वो मूव करता रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक लूप उसी दायरे में वो चलता जा रहा है। तो इसको हम लूप की एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। फर्दर जब आप कोडिंग करेंगे, आपके कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा लूप्स का जो कंसेप्ट है।
इसके बाद आउटपुट का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा, ये कीवर्ड बताता है कि आपने कुछ आउटपुट, कुछ रिज़ल्ट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करना है, कुछ वैल्यूज़ आपने डिस्प्ले करनी है, उसके लिए आप आउटपुट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टॉप। स्टॉप क्यों यूज़ होगा, ये बताता है कि यहाँ पे आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है और उसकी एंडिंग हो रही है, तो ये टर्मिनेशन एंड में जाके होती है, स्टॉप आखिर में आएगा। पहला जो आता है वो स्टार्टिंग बता रहा होता है, तो वो हमेशा शुरू में आएगा। इसके बाद है एक एग्जांपल के तौर पे पहला एल्गोरिथम, बाकी एल्गोरिथम्स आपने ख़ुद से स्टडी करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने आपको फ़्लो चार्ट जो लास्ट 4 थे वो आपके ज़िम्मे किए थे, तो आपने ये भी एक्सप्लेन करने हैं। स्टेप नंबर 1 है, आपने अच्छा फाइंड क्या करना है जी, ये आपको प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, इसको मैं आपके सामने बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है ये। आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दी सम, आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करनी है ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 गिवन नंबर्स का मतलब है कि आपको 5 नंबर दिए गए होंगे यूज़र की तरफ से, उनका आपने क्या फाइंड करना है, सम करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करना है। तो इसके लिए एल्गोरिथम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ये आपने साथ में ऐसे लिखना होता है, स्टेप नंबर 1 2 3 4, ये जितने भी स्टेप्स होंगे। 1 वो आपने लिखा जी स्टार्ट है, हमेशा ऐसे होगा, स्टार्ट शुरू में आएगा, आखिर में एंड आएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आ गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट होती है, इनपुट नहीं होगी तो प्रोसेसिंग नहीं होगी और फिर आपके पास आउटपुट भी नहीं आएगी, इसलिए इनपुट पहले आती है। इनपुट आपने क्या करने हैं, 5 गिवन नंबर्स लिखे थे, मतलब ये है कि आपने 5 नंबर्स यूज़र से इनपुट के तौर पे लेने हैं। यूज़र इंटर करेगा जो वैल्यूज़ वो N0 N1 N2 N3 N4 में स्टोर होंगी बारी बारी, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, ये तमाम ये वेरिएबल्स हैं। इनका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, N1 N2 N3 N4 N5 यूँ भी रख सकते हैं, या ABCDEF इस तरह से। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो सेट का वर्ड यूज़ किया गया स्टेप नंबर 3 में। सेट का वर्ड यहाँ पे बता रहा है कि सम की वैल्यू को किसके बराबर रख दो, इन तमाम के। ये सेट सम टू N0 + 1 2 3 4 5, ये N0 से 4 तक जितनी भी ये 5 वैल्यूज़ बनती हैं, इन तमाम को, इन वेरिएबल्स में जितनी भी वैल्यू स्टोर थी वो तमाम आपस में प्लस होंगी। उनको प्लस करने के बाद वो किस वेरिएबल में, सम के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें उसके बराबर रख देगा, सेट कर देगा। सेट का मतलब यही है कि आपने उसकी वैल्यू इसके बराबर रख दी, तो सेट का वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज़ हो रहा है, ऊपर इसका मीनिंग भी बताया गया था। स्टेप नंबर 4 में आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन्हीं 5 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और उनकी वैल्यू किस में रख देनी है, प्रोडक्ट में। तो आपने लिखा सेट प्रोडक्ट टू, तो प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल है, उसको बराबर रख देना है इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद आ गया जी एवरेज आपने फाइंड करनी है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि आपने जितने नंबर्स हैं उन वैल्यूज़ को प्लस करना है और उन टोटल कितने उनके नंबर, वो उनकी वैल्यूज़ को जमा करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल वैल्यूज़। तो टोटल वैल्यूज़ आपके पास 5 हैं और वैल्यूज़ को आपने प्लस किया डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास एवरेज आ गई। अब वो वैल्यू क्या करेंगे, एवरेज के बराबर रख देंगे। अब आउटपुट का वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने कुछ यूज़र को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले क्या चीज़ करनी होती है, जो आपको फाइंड करनी है किसी भी प्रॉब्लम में, वो जो रिक्वायर्ड होती है। तो सम आपको रिक्वायर्ड था, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था और एवरेज, तो ये कॉमा के साथ आपने इसमें लिख दिया। ये तमाम वेरिएबल्स हैं, सम के नाम से आपने वेरिएबल लिया था, प्रोडक्ट के नाम से और एवरेज के नाम से। इनमें जो वैल्यूज़ होंगी वो आउटपुट के तौर पे सामने आ जाएंगी और इसके बाद आपका ये काम तमाम हो जाता है। इसलिए आपने कहा कि स्टेप नंबर 7 में एंड। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करेगा। अब यहाँ पे जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व थे उन तमाम को इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वो मैंने अपनी वर्डिंग में आपके सामने पेश किया। आप इसको रीड करेंगे,
एक्टिविटी 1.6 देखें। फिगर ये जो आपके सामने बनी हुई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये बताती है ए सिंपल एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो ये एक एग्जांपल है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आपने फाइंड करनी है। 3 नंबर्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, 25 है, 45 है और 65। ये यूज़र से आपने नहीं लेने, आपने ख़ुद से एक उसमें स्टैटिक वैल्यू ये आपने ले ली, इनमें चेंज नहीं होगा, ये आपने वैल्यू ख़ुद से बता दी। तो इसके बाद है जी राइट एन एल्गोरिथम लिखना, आपने एक एल्गोरिथम लिखना है विद दीज फिक्स्ड वैल्यूज़ टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एवरेज वैल्यूज़। तो आपने एवरेज फाइंड करके इन तीनों नंबर्स की आपने इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखना है। नोट दैट इन दिस केस नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र। अब यहाँ पे यूज़र से इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होगी, बल्कि आपने क्या करना है, सिंपल वेरिएबल्स को इनके बराबर रख देना है। तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सेट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो आपने, अब ये मैंने हिंट आउट कर दिया है, आपने इसकी मदद से एक एल्गोरिथम लिखना है और वो आपने ईमेल करना होगा। एक फ़्लो चार्ट भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूंगा, वो अपने पेज पे बना के, और जिस तरह से सिंबल जितने भी रेलिवेंट हैं उनको यूज़ करते हुए वो आपने ईमेल करना होगा। इसके बाद है जी ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं पेज नंबर 21 तक आपको ये तमाम स्टडी करने हैं, और नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें आपने ये करना है, ये तमाम आपने ख़ुद से एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये आपका टास्क है, इसके लिए रेडी रहिए। ये आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में आपने एक्सप्लेनेशन करनी होगी। तो ये आप रिटर्न एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको ईमेल करनी होगी। तो नेक्स्ट लेसन हमारा ये होगा, और इसके बाद फिर एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये आपने कंप्लीट करना है, प्रायोरिटी देंगे इसको पेज नंबर 21 तक। आई होप सो यू गॉट इट। तो यहाँ तक था आज का लेसन। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।